नमस्कार साथियों, आगाज हो चुका है। दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले सभी लोग तैयार हो जाइए क्योंकि 1 सितंबर बहुत नज़दीक है। जैसा कि पिछले नोटिस ने आपको बताया था कि 1 सितंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म्स भरना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, मैं शोभित भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म एग्जाम विद अरिहंत पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए तैयारी जीत की, यानी कि आपके दिल्ली पुलिस की सारी डिटेल्स, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पेपर कैसा आएगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे वो रणनीति जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छी और आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसमें जो वैकेंसी है वो है 7546। जी हाँ, आपके कानों ने सही सुना, मैंने गलत बोला है। 7546 क्योंकि एक वैकेंसी आपकी है। जी हाँ, जो मुझे देख रहा है एक वैकेंसी उसकी है। यही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहना चाहिए। कोई हमसे पूछे कितनी वैकेंसी आई हैं दिल्ली पुलिस में, तो हम बोलेंगे 7546 आई हैं। वो बोलेगा नहीं 47 सुना था मैंने, तो कह देना नहीं एक तो मेरी ही है। जी हाँ, एक आपकी वैकेंसी है इसलिए एक कम करके मैंने आपको बताया है। वैसे ऑफिशियली 7547 ही वैकेंसी है, जिसमें से पुरुषों के लिए रिजर्व है 5056 वैकेंसीज और वहीं महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं 2491 यानी कि 2491 वैकेंसीज। तो ये महिलाओं के लिए भी बड़ा सुनहरा मौका है। और दिल्ली पुलिस तो एक इतनी शानदार नौकरी कही जाती है, जो पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए तो एक तरह से ड्रीम जॉब है। भाई देखो, एक बात मानो कि यदि आप हरियाणा में हो और हरियाणा पुलिस में लग जाते हो तो हरियाणा तो बहुत बड़ा है। यूपी में हो, यूपी पुलिस में लग जाते हो, यूपी भी बहुत बड़ी है ज्योग्राफिकली देखा जाए तो आपके ट्रांसफर्स होते रहते हैं, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। लेकिन दिल्ली पुलिस में ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली के अंदर ही अंदर आपको रहना है, और दिल्ली तो दिल्ली है भाई, दिल्ली दिल वालों की है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में समझते हैं कि हमारा जो पेपर होगा, पेपर के बाद और किस किस स्टेप से हमको होकर गुजरना होगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, CBE होगा आपका। इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, रीजनिंग है, जीके, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है और मैथमेटिक्स है, ये सब इसी के अंदर पूछे जाएंगे। जब इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को हम क्वालिफाई कर लेंगे तो हमारा फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद जब ये भी क्वालिफाई हो जाएगा तब आपका मेडिकल होगा। उसके बाद जाकर अंत में आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। फाइनल कट ऑफ जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि लास्ट 2020-21 की जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी उनकी लास्ट कट ऑफ मतलब फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते मींस जनरल हैं तो 18 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप ओबीसी में हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि 25 की जगह 28 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप बिलोंग करते हैं SC/ST कैटेगरी से तो ये रिलैक्सेशन पूरा 5 साल बढ़ जाता है, यानी कि 18 से 30 साल वाले वहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज के बाद बात करते हैं अपनी कि एप्लीकेशन डेट जो है वो सितंबर 2023 में शुरू होगी। जी हाँ, जिसके बारे में 1 तारीख बोला गया है, तो 1 तारीख से सितंबर 2023 में ये स्टार्ट होने वाली है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि पिछले नोटिस में ही आपको ये बता दिया गया था, पिछले नोटिस में ही आपको ये बता दिया गया था कि आपके पेपर्स की डेट क्या क्या है। जी हाँ, एग्जाम कौन कौन सी डेट को होंगे ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो उसके बाद भी यदि मैं नहीं तैयार हूं तो विश्वास मानिए कि मैं गंभीर नहीं हूं अपनी नौकरी के लिए, अपने करियर के लिए मैं बिल्कुल भी गंभीर नहीं हूं। देखो एक चीज समझो, यहां पर जो एग्जाम डेट दी है वो 14 तारीख से शुरू हो रही है। 14 क्या, नवंबर से शुरू हो रही है और दिसंबर तक जा रहे हैं, जिसमें 14 तारीख है, 16 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 28 है, 29 है, 30 है नवंबर में। उसके बाद दिसंबर में भी गए हैं 3 पेपर हैं, ये 1 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख के 3 पेपर दिसंबर में भी गए हैं। लेकिन आप ये मत देखो पेपर कब तक हो रहे हैं, आप सिर्फ इतना देखो कि ये आगाज कब से शुरू हुआ, यानी कि शुरुआत कब से हुई, तो 14 नवंबर से हुई। आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, ये है 15 तारीख यानी कि 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक 1 महीना होता है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपके
2 महीने होते हैं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपके पूरे 3 महीने होते हैं। 1 और ये 2 और ये 3, पूरे 3 महीने का समय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए 3 महीने सफिशिएंट है, नहीं, ऐसा कहकर मैं आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, जो सीरियस हैं, जो सिंसियर हैं, जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस ही उनका टारगेट था, वो क्या इस इंतजार में बैठे थे कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा हम उसी दिन पढ़ेंगे? नहीं, आपकी तैयारी पहले से चल रही थी। और अब ये जो समय है ना, ये लिमिटेड समय है 3 महीने का, इसमें अपनी तैयारी को धार देनी है, धार। जी हाँ, अभी तक आपने जो हथियार चलाना सीखा था, अब युद्ध क्षेत्र में उतरने जा रहे हो तो इस पर धार लगानी होगी, जिससे कि तुरंत से आप दुश्मन का गला काट पाए। तो धार देने का वक्त आ गया है, यानी कि अब आपको जो पुराना पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। और यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो भैया अब जाग जाओ, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 3 महीने हैं आज की डेट से लेकर। और इट्स नेवर लेट, ये कभी देर नहीं हुई, आप ये मान लीजिएगा, क्योंकि 3 महीने आप यदि दिन रात एक कर देते हैं तो 3 महीने आपके लिए मोर देन सफिशिएंट भी साबित हो सकते हैं। तो आपको तैयारी आज ही से शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम डेट्स हैं, फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे सितंबर 1 तारीख से, ऐसी खबर थी पिछले नोटिफिकेशन में। अभी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो 12th पास होना चाहिए, यानी कि आप सिर्फ इंटरमीडिएट हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। केवल 12वीं पास हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेल कैंडिडेट एक बात का ख्याल रखें कि मेल कैंडिडेट्स के पास मस्ट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV का। और इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्टेड नहीं है। आप सोचो कि मेरा लर्निंग बना हुआ है मैं भर दूंगा, नहीं। यदि ऐसा है कि लर्निंग बना हुआ है और बनने के बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा परमानेंट तब तक बन जाएगा, तो वो परमानेंट कब तक होना चाहिए पता है आपको? एज ऑफ द डेट ऑफ PET, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जो होगा तब आपका वो परमानेंट हो जाना चाहिए उस डेट तक। तो मेल कैंडिडेट को तुरंत ही इन तैयारियों को पुख्ता कर लेना चाहिए। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, और ना भरें, पैसा बर्बाद करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये देखने के लिए कि मेरी तैयारी कैसी है, आप भले ही पेपर देने चले जाएं, लेकिन फाइनली आपको कहीं ना कहीं फिर तो डीबार कर दिया जाएगा उस केस में, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल 12th पास चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। मेल कैंडिडेट के पास लर्निंग लाइसेंस ना हो, परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए LMB का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है हमारी मुद्दे की बात कि भाई देखो, सुबह हम जल्दी उठते हैं, काम पर निकलते हैं, सिर्फ एक ध्येय होता है हमारा कि कुछ अपने परिवार के लिए कमा कर लेकर आए। जी हाँ, ये है वेतन भत्ते जो कि दिल्ली पुलिस में मिलते हैं। बहुत ही हैंडसम अमाउंट है, बहुत ही हैंडसम पर्क्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मूल वेतन की यदि हम बात करते हैं तो 21,700 है। उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूँ पे स्केल क्या है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सैलरी पे स्केल क्या है, ये है 5200 से 20,200 का ये पे स्केल है, प्लस ग्रेड पे 2,000 रुपए, ठीक है। तो जो मूल वेतन बनता है वो बनता है 21,700 रुपए। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद महंगाई भत्ता मिलता है 6,076 रुपए लगभग। मकान का किराया मिलता है आपको, हाउस अलाउंस मिलता है 5,208। यात्रा भत्ता, डेली आप ड्यूटी पर जा रहे हैं आ रहे हैं, 4,212 रुपए आपको वो भी मिलेगा। राशन भत्ता भैया, खाने पीने की भी व्यवस्था सारी करा रही है आपकी सरकार, 3,636 वो मिलेगा। सकल वेतन भत्ता जो है वो 40,832 बन जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर सैलरी बनती है 38,445 रुपया लगभग। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया है, जो कि एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। यदि हम फ्रेशर ही तो शुरू कर रहे हैं भाई, देखो आगे तो प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भाई अपनी तैयारी के लिए लग जाओ, बुरी तरीके से लग जाओ, दिन रात एक कर दो, बस मैं तो यही कहना चाहता हूं। आपको एक नौकरी चाहिए, कितनी है उससे मतलब नहीं है, आपको एक ही चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन, अब एज की बात करते हैं मेल मेंबर्स के लिए। यदि एज की बात करते हैं 30 साल की यदि आप हैं
तो जो रेस होगी आपकी वो 1600 मीटर की होने वाली है, ठीक है, जो कि आपको 6 मिनट में क्वालिफाई करनी है। अच्छा, इसमें लॉन्ग जंप भी आपसे लगवाएंगे, 14 फीट की रहेगी, और हाई जंप होगी 3 फुट 9 इंचेस की होगी। वही महिलाओं के लिए यदि अब बात करें, आपकी एज यदि 30 साल तक है महिलाओं के लिए, तो 8 मिनट में यही करनी है पूरी। जो पुरुष को 6 में करनी है, वो महिला को कितने में करनी है? 8 मिनट में। लॉन्ग जंप यहाँ 14 फीट थी, महिलाओं के लिए 10 ही फीट रह जाती है, और हाई जंप 3 फुट 9 इंच की थी, यहाँ पर केवल और केवल 3 इंच की रह जाती है, ठीक है। ये और मैंने एक जानकारी आपको एक्स्ट्रा दी है, ये है मेन बात, क्योंकि ये बात करती है रिटन की, और रिटन जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होता तो जंप वगैरह इससे कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो पहले रिटन की बात कर लेते हैं, आइएगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है कि सबसे पहले आप जो भी गलत क्वेश्चन टिक करते हैं उसके लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो तुक्के लगाना भूल जाइए, तुक्का नहीं लगाना, जो आता है वही लगाएंगे, और आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट का पेपर रहेगा, 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कितने आते हैं इसमें? 100, 1.5 घंटे में करने हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि 90 मिनट में 1 मिनट एक क्वेश्चन को मिल नहीं पा रहा है, मिलना भी नहीं चाहिए। क्यों? अभी बताता हूं थोड़ी देर में। मोड ऑफ एग्जाम बता चुका हूं, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑनलाइन होगा। अच्छा, सब्जेक्ट क्या क्या आ रहे हैं इसमें? जीके एंड करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज तो आएगी, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आएंगे। और करंट अफेयर्स के लिए तो आपको करंट डेली बेसिस पर लेना पड़ेगा, और एग्जाम विद अरिहंत पर डेली सुबह 7 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, उसमें जरूर जुड़ा करें अपनी तैयारी करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला जो है रीजनिंग सब्जेक्ट है, जिसका मैं खुद टीचर हूं, आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं। अच्छा, इसमें करंट अफेयर्स में 50 क्वेश्चन आ रहे थे, 50 मार्क्स के थे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का था। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहा है जीके में ही पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स को मिलाकर। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर रीजनिंग का वेटेज बढ़ जाता है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथमेटिक्स में केवल और केवल 15 क्वेश्चन है, और कंप्यूटर में सबसे कम, यानी कि केवल और केवल 10 ही क्वेश्चन है। कुल मिलाकर इनका टोटल है 100, तो मार्क्स भी कितने होंगे? 100 ही होंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, 90 मिनट की ड्यूरेशन है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट नहीं मिल रहा। क्यों? जीएस और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है कि आपको पता है कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो आपको पता है, तुरंत टिक मारोगे। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां पर टाइम सेव होता है आपका। उस टाइम को सेव करने के बाद कंज्यूम करेंगे, इंजेक्ट करेंगे रीजनिंग के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर। कंप्यूटर भी कुछ ऐसा ही थ्योरेटिकल है, आप वहां से जो जानते हैं एक्सेल में कितनी रो कितने कॉलम, तुरंत टिक मारेंगे, टाइम बचेगा, उसको यहां इंजेक्ट कर देना रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में। जी हां, रणनीति क्या रहनी चाहिए वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है कि टोटल 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, यदि आप मेल हैं तो हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, यदि आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट चाहिए 157, ठीक है। चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट चाहिए मेल के लिए 81 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर फूल जानी चाहिए, फुलाकर 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन हो जाना चाहिए। जबकि महिलाओं के लिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल ही नहीं है। अब आ जाते हैं प्रीवियस कट ऑफ पर। प्रीवियस कट ऑफ यानी कि 2020-21 में जो भर्ती हुई थी वहां पर क्या कट ऑफ रही थी? अनरिजर्व्ड, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ गई थी वो 72.25 गई थी, 72.25। हालांकि हायर लेवल पर है तो तैयारी उसी तरीके से करनी है, आपको ध्यान रखिएगा। भाई एक चीज समझ लो कि रिक्शे वाले को आदमी सीटी बजाकर बुला लेता है, ओ रिक्शे वाले, और रिक्शे वाला आ जाएगा। कभी आपने सीटी बजाकर हवाई जहाज को बुलाया है? आएगा भी नहीं। रिक्शा बनने में 1 दिन लगता है और हवाई जहाज बनने में 1 साल लगती है। तो जिस दिन अपने को बनाने में समय लगा दोगे ना, उस दिन आपका इंतजार करने के लिए लोग 2-2 घंटे बैठ रहे होंगे। जैसे प्लेन का इंतजार करते हैं, 2 घंटे पहले चेक इन करना पड़ता है। तो अपनी तैयारी ऐसी करो जिससे कि लोग आपका इंतजार करें, ऐसी नहीं कि कोई सीटी बजाकर बुला ले और हम वहां पर चले जाएं, ठीक है। तो 72.25 आपकी कट ऑफ थी, किसकी? जनरल कैटेगरी की। ओबीसी में 68.39 थी,
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो 62.7 थी। यदि एससी एसटी कैटेगरी में जा रहे हैं 65 और 57 के आसपास लगभग ये वाली कट ऑफ रही थी। अंत में ज्यादा समय ना लेते हुए, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी ना करते हुए बात कर लेते हैं रणनीति की। क्या रणनीति हमारी रहनी चाहिए इस समय? देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ लो, सबसे पहली बात यह है कि हम अब से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो ये हमारी गलत बात है भाई। सर, आज शोभित सर की वीडियो देखी है और आज ही से हमने पढ़ाई शुरू करी है तो ये गलत बात है, क्योंकि सरकारी नौकरी इज नॉट अ कप ऑफ टी के उठाएंगे और पी जाएंगे, इतना आसान तो नहीं है। तो तैयारी आपकी पहले से चल रही है, मैं ये मान कर चलता हूं, और अब तो आपको उसे धार देने की बारी आई है। ध्यान दीजिएगा, अब आपको धार देनी है। तो वो रणनीति क्या होनी चाहिए? आखिर कैसे हम अपने इस बार की वैकेंसी में अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर पाएं, तो वो रणनीति क्या होनी चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि आपको सबसे पहले डेली बेसिस पर पढ़ाई के साथ साथ एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। जी हां, एक मॉक टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट डेली बेसिस पर, स्पीड टेस्ट यदि आप लगाएं तो आपका क्या होगा? देखो, मैं आपको बताता हूं, पढ़ हमने सब कुछ लिया, लेकिन जब हम किसी टाइम की बाउंडेशन में नहीं होते तो क्या होता है कि जब मन किया कर लिया, जितनी देर में किया उतनी देर में कर लिया। लेकिन जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहां पे घड़ी घंटा चल रहा होता है, टक 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 टक, दिमाग पे एक प्रेशर होता है। प्रेशर वैसा ही जैसा प्रेशर एग्जाम में हमारे दिमाग पर होता है, एग्जैक्टली वैसा ही प्रेशर यहां भी क्रिएट होगा। तो सर्टेन प्रेशर में हम कितना काम कर पा रहे हैं, यही आपको मॉक टेस्ट सिखा देगा पहले से, जो कि पेपर में होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप मॉक टेस्ट लगाएं, मिश्रित, यानी कि सारे ही उसमें सेक्शन हो, मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, जीके, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, सब कुछ होना चाहिए, उसे आप लगाएं और अपनी स्पीड बनाने की शुरुआत करें। अब आप लोग देख रहे हैं ना, 72 पॉइंट समथिंग पर आपकी कट ऑफ गई थी 100 में से, तो एक बड़ा नंबर है। वहां तक पहुंचना 1.5 घंटे में, यानी कि आपको करीब करीब 80 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, तब जाकर आप वहां पर पहुंचोगे। तो कैसे हो जाएंगे? ऐसे थोड़ी ना कि सिर्फ पढ़ते रहें, नहीं, प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रैक्टिस डेली। मॉक टेस्ट आप कम से कम एक तो लगाओ। यदि आप 2, आप 3 लगाने में सक्षम हैं तो ये मान लीजिए वो एड ऑन कर रहा है आप में, वो एड ऑन कर रहा है। डेली एक तो लगाना ही लगाना है। आज से इस बात की गांठ बांध लो कि सर ने कहा था डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। आप मुझसे बात करना पेपर देने के बाद, डेली एक मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो आपकी रफ्तार बनेगी, जो स्पीड बनेगी ना, वो एकदम से अनएक्सपेक्टेड होगी। आप मुझसे बात करके देखिएगा, कैलकुलेशन करने में आप इतने फास्ट हो चुके होंगे जो आप पहले कभी नहीं थे। तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए। इंतजार मत करिए कि सीधे जाके पेपर में ही देखेंगे गणित कैसी आई थी, रीजनिंग कैसी आई थी। नहीं, डेली एक मॉक टेस्ट कम से कम लगाना है। कम से कम की बात कर रहा हूं। अभी कम से कम का मतलब समझते हैं क्या होता है? एटलीस्ट एक लगाना है, कम से कम एक, कम से कम, यानी कि इससे ज्यादा लगा लो तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, ये तो आपके फायदे की ही बात होगी। समझ में आ गई बात? डेली करंट अफेयर्स की बात करें तो सुबह 7 बजे से आप एग्जाम विद अरिहंत के साथ जुड़ जाइए। डेली आपको 7 बजे करंट अफेयर्स मिलता है। लेकिन अब जो करंट अफेयर्स आज से आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, सिर्फ इतना काम नहीं आएगा। हाँ, उन सर से जुड़कर पूछिए करंट अफेयर्स की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर तो पढ़ने ही हैं। प्रीवियस 6 महीने 1 साल के और पढ़िए, और सिर्फ पढ़िए नहीं, इनका रिवीजन डेली बेसिस पर करिए। रिवीजन नहीं होगा भूल जाओगे। प्रधानमंत्री जापान गए थे, जापान की राजधानी क्या थी? कंफ्यूज हो जाओगे। यहां गए थे, उसकी राजधानी, उसकी करेंसी क्या थी? कंफ्यूज हो जाओगे। डेली बेसिस पर रिवीजन ही आपको ये याद दिला सकता है कि आखिर करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी मंगलयान गया है, उससे रिलेटेड सारी बातें, ये सारी चीजें हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड। ये अब एक जगह इकट्ठी होकर किताब में आपको अभी तो नहीं मिल जाएगी, अगले 3 महीने की। डेली बेसिस पर आपको पढ़ना होगा, डेली आपको मेहनत लगानी होगी इसके लिए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स डेली पढ़ें 7 बजे, उसके साथ साथ रिवीजन करें। मेरा कहने का मतलब ये है। अब आइए कंप्यूटर पे। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आपने पढ़ रखा होगा जितना बेसिक इस पेपर में पूछा जाता है। क्या है भाई बेसिक? यानी कि एमएस ऑफिस की बात कर लें
थोड़ा बहुत नेटवर्किंग की बात कर लें, ठीक है, तो ये आपको आता होगा, लेकिन पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बार नहीं कई बार पढ़िए, जिससे कि चीजें कंठस्थ हो जाए। एक बार में क्वेश्चन देखो, टिक मार दो, क्योंकि कंप्यूटर, जीके और करंट अफेयर्स ये तीन चीज ऐसी हैं जिसमें आपको समय नहीं लेना है। आता है टिक, नहीं आता है तो स्किप, सीधी सी बात है, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जब आप इन्हें जल्दी सॉल्व कर लोगे ना, देखो रणनीति में एक बात और बताता हूं, जब आप पेपर देते हो तो पहले कौन सा सेक्शन करोगे? पहले वो सेक्शन करो जो थ्योरेटिकल है। मेरा मानना यह है, जैसे लोग कहते हैं साहब मेरी मैथ अच्छी है, मैं मैथ करूंगा। मेरा मानना यह है कि पहले वो सेक्शन करो जो थ्योरेटिकल है, जिसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता। जैसे कि जीके आती है तो टेक, नहीं आती है तो स्किप, निकल गए। फिर उठाओ कंप्यूटर, आता है तो टेक, नहीं तो निकल गए। अभी क्या हुआ, जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस करने के बाद आपका बहुत सारा समय बच गया। जो समय बचा उसने आपके मेंटल प्रेशर को रिलीज कर दिया। और यदि आपने मैथ पहले किया होता, 2-3 क्वेश्चन में फंस गए होते, सारा समय खा जाता मैथ, फिर थोड़ा बहुत रीजनिंग भी खाई जाता। और अंत में आके क्या हुआ, 10 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं, जीके में उल्टे सीधे टिक मार दिए, कंप्यूटर में उल्टे सीधे टिक मार दिए। तो उस प्रेशर से बचने के लिए आपको पहले क्या करना है, आपको वो सेक्शन करने हैं जिसमें टाइम कम लगे। तो बचा हुआ टाइम आपके प्रेशर को क्या करेगा, रिलीज कर देगा कि अब कोई प्रेशर नहीं है। अब आराम से, जो क्वेश्चन कठिन भी होगा ना गणित का या रीजनिंग का, उससे भी बहुत आराम से, आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। और जो आसान होगा रीजनिंग का, मैथ का, और आपके ऊपर यदि समय का एक तलवार लटक रही है, तो वो आसान क्वेश्चन भी आप गलत करोगे, ये आपने अनुभव किया होगा। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस का रिवीजन करना शुरू कर दो भाई, ठीक है। डेली बेसिस पर पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, जीके पढ़िए और इनका कंप्यूटर का रिवीजन करिए। अब मैं आता हूं अपने सब्जेक्ट पर, यानी कि रीजनिंग पर। आप रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में मैं आपको कुछ टॉपिक ऐसे बताऊंगा जिसे आपको पेपर से करीब करीब 10 दिन पहले पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले एक होगी नंबर सीरीज, इसके बाद होगी एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, सादृश्यता। फिर होगा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, और उसके बाद होगा मिसिंग नंबर। जी हां, ये टॉपिक सारे के सारे मैंने वो लिखे हैं जिनमें नंबर से रिलेटेड सवाल आते हैं। भाई नंबर सीरीज, एनालॉजी सादृश्यता हो, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हो, या मिसिंग नंबर का चैप्टर हो, इन सब में नंबर से रिलेटेड सवाल आते हैं। आपने कभी नोटिस किया मिसिंग नंबर फंस जाता है, कई बार सीरीज फंस जाती है, कई बार फंसने का कारण यही है कि एक बार हमने रीजनिंग पढ़ी थी और पढ़ने के बाद हमने रख दी, पेपर देने चले गए कि हमें डायरेक्शन आता है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, हाँ वो आपको आता है, आपको आती तो सीरीज भी थी, लेकिन अंत समय पर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो कॉन्सेप्ट आउट हो गए कि क्या क्या हो सकता है सीरीज में, क्लासिफिकेशन में, एनालॉजी में। तो आप लगभग 10 दिन पहले, पेपर से पहले रीजनिंग की बात करूं तो आप ये नंबर से रिलेटेड चैप्टर्स की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना शुरू कर देना। इसका इतना फायदा मिलेगा कि आपके पेपर में नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम आपको 3 से 4 मिल जाएंगे, और वो ऐसे करके चुटकी बजाकर सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ताजा ताजा लॉजिक्स बहुत सारे उसमें कलेक्ट होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें सब, जितनी रणनीति में मैं आपको बातें बता रहा हूं, आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। और करो तैयारी जीत की, ये स्लोगन है एग्जाम विद अरिहंत का, तो मैं भी यही कहूंगा, आप भी करो तैयारी जीत की। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एग्जाम विद अरिहंत के साथ। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद क्लास, थैंक यू।